हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में बताया है कि आप एम फार्मेसी करते हुए दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं और इसका एक एग्जांपल भी दिया है कि लास्ट टाइम एक गर्ल स्टूडेंट ने एम फार्मेसी करते हुए एमबीए की और जिसका उसको बहुत बेनिफिट हुआ ड्यूरिंग प्लेसमेंट। तो आप में से काफ़ी व्यूअर्स ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या एम फार्मेसी में इतना टाइम मिल जाता है कि पर्सन दूसरा कोर्स भी कर ले? तो इन सभी चीज़ों का मैं आज आपको जवाब दूंगा कि एम फार्मेसी में क्या होता है, क्या आप एम फार्मेसी करते हुए कोई दूसरा कोर्स कर सकते हैं या प्लेसमेंट की प्रिपरेशन या किसी और तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या इसके अलावा आपका कोई पैशन भी होता है तो क्या आप उस पैशन को फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही ये बताऊंगा कि हाउ टू सिलेक्ट सुपरवाइजर इन एम फार्मेसी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि क्या आपको एम फार्मेसी करते हुए किसी दूसरे कोर्स को करने का टाइम मिल जाता है या नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि एम फार्मेसी 2 ईयर का कोर्स है, जिसमें फर्स्ट ईयर में थियोरेटिकल क्लासेस होती हैं और सेकेंड ईयर में आपका एम फार्मेसी का रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। कुछ इंस्टीट्यूट में 6 मंथ की थियोरेटिकल क्लासेस होती हैं एंड 1.5 ईयर का रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। तो ये वेरी करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, बट मोस्टली इंस्टीट्यूट में, अगर मैं कहूँ 90% इंस्टीट्यूट में फर्स्ट ईयर में थियोरेटिकल क्लासेस होती हैं और सेकेंड ईयर में रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। तो थियोरेटिकल क्लासेस के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना पढ़ना पड़ता है कि आप पास हो जाएं, वो भी अच्छे मार्क्स से। तो दोस्तों क्या होता है कि बी फार्मेसी में आप मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ चुके होते हो डिफरेंट ब्रांचेस के, लेकिन जब आप एम फार्मेसी में एडमिशन लेते हो तो वो एक पर्टिकुलर फील्ड में होती है, लाइक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। लेकिन आपने मोस्टली सब्जेक्ट ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बी फार्मेसी में पढ़े होते हैं। तो क्या बी फार्मेसी का सिलेबस और एम फार्मेसी का सिलेबस सेम होता है या डिफरेंट होता है, ये मैं अब आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल काकटिया यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके एम फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है। इसमें है न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इसमें से जो 90% टॉपिक है वो ऑलरेडी आप बी फार्मेसी में पढ़ चुके हो। आप बस एक बार रीडिंग देंगे तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइव हो जाएगा। तो इसी में आप देख सकते हैं अगला सब्जेक्ट है एडवांस्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें देखिए ड्रग डिज़ाइन है, QSAR आप पढ़ चुके हैं, और वेरियस क्लासेस ऑफ ड्रग लाइक बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, और सिंथेसिस ऑफ प्रोपेनॉल और कैटोप्रिल और लिजनोप्रिल, ये भी आप बी फार्मेसी में पढ़ चुके हैं। तो आप ऑलरेडी जो एम फार्मेसी का सिलेबस है वो बी फार्मेसी में पढ़ चुके हैं। कोई एक या दो ही नए सब्जेक्ट होते हैं जिसके लिए आपको थोड़ा फोकस करना पड़ता है, और ये है नाइपर अहमदाबाद में स्पेक्ट्रल एनालिसिस जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक है। अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड, NMR और मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये सब आप बी फार्मेसी में पढ़ चुके हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो मेन बात जो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी एम फार्मेसी में पढ़ोगे वो आप ऑलरेडी बी फार्मेसी में पढ़ चुके हो, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत या एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ आप कोई भी अपना दूसरा कोर्स कर सकते हो या अपना पैशन फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि एक एम फार्मेसी के कोर्स में मैक्सिमम 10 to 15 स्टूडेंट होते हैं, तो उनकी अच्छे से इंटरेक्शन हो जाती है टीचर के साथ, और टीचर उनके लिए भी काफ़ी रिलैक्सेबल होते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स देते हैं। तो मोस्टली आप देखोगे एम फार्मेसी स्टूडेंट का CGPA 7 या 8 से अबव ही होता है। तो मोस्टली जो एम फार्म यूनिवर्सिटी होती है वो अपने यहीं पे पेपर बनाती है और उनके ही फैकल्टी पेपर चेक करते हैं, तो वो अपने स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स देते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलेटेड कॉलेज होते हैं जिनके स्टूडेंट एम फार्म कर रहे होते हैं वहाँ से, और क्या होता है कि ये यूनिवर्सिटी उनके पेपर अपने यहाँ मंगवाती है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करती है दूसरी यूनिवर्सिटी को, सो दैट कि वो उनके पेपर चेक करके मार्क्स भेज सके। तो इस केस में इन स्टूडेंट को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट 90% केसेस में यूनिवर्सिटी ही चेक करती है अपने यहाँ के स्टूडेंट के पेपर, और अपने पेपर भी वो खुद बनाती है। तो ये भी एक रीज़न है कि एम फार्मेसी में अगर कोई पर्सन थोड़ा सा ही पढ़ता है तो भी उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में होता है रिसर्च प्रोजेक्ट। तो मोस्टली जो फैकल्टी होती हैं एम फार्मेसी में जो आपको पढ़ाती हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड होती है, तो उनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करना बहुत ज़रूरी है।
फॉर एग्जांपल आपका पैशन है गिटार बजाना या खेलना और आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है रिसर्च में, तो इससे आप दोनों की फ्रीक्वेंसी खराब हो जाएगी और आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। और एक जैसे आपको बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो अपने प्लेसमेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, लेकिन उनका सुपरवाइज़र चाहता है कि ये मेरे यहाँ रिसर्च करे, काम करे, सो दैट कि हम पब्लिकेशन निकालें। तो इस वजह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं। और तीसरी चीज़ क्या होती है, कई बार स्टूडेंट तो पैशनेट होता है कि वो रिसर्च करे, पब्लिकेशन निकाले, लेकिन सुपरवाइज़र इतना ठीक नहीं होता या अच्छा नहीं होता, तो स्टूडेंट भी दुखी हो जाता है अपने सुपरवाइज़र से। तो एक अच्छे सुपरवाइज़र की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं बताता हूँ कि सुपरवाइज़र आप कैसे सिलेक्ट करते हैं एम फार्मेसी में, या क्या प्रोसीजर है सुपरवाइज़र सिलेक्शन का। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी में गाइड सिलेक्शन और सुपरवाइज़र सिलेक्शन कैसे होती है एम फार्मेसी के लिए। तो जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आता है। आपके रिज़ल्ट के बेसिस पे ही आपकी सुपरवाइज़र सिलेक्शन होती है। जैसे कोई क्लास में फर्स्ट आया है तो उसे बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आपको कौन-सा सुपरवाइज़र चाहिए। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट सेकंड आता है उससे पूछा जाता है। तो ऐसे कर के आपके रिज़ल्ट के बेसिस पे आपको सुपरवाइज़र अलॉटमेंट होती है। और सेकंड क्या होता है कि आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा और उस फॉर्म में आपको सुपरवाइज़र की प्रेफ़रेंस पूछी जाएगी कि आपको फर्स्ट प्रेफ़रेंस पे कौन चाहिए, सेकंड पे कौन, थर्ड पे कौन। फिर वो फॉर्म एक कमेटी रखती है और फिर आपका, जैसे आप फर्स्ट हैं तो आपका फॉर्म पहले पिक किया जाएगा, तो आपका देखा जाएगा कि ओके स्टूडेंट ने ये सुपरवाइज़र मांगा है तो वो दे दिया जाएगा। फिर जो क्लास में सेकंड है उसका देखा जाएगा कि उसकी प्रेफ़रेंस कौन सी है। यहाँ पे एक बात बता दूँ कि किसी भी सुपरवाइज़र के पास सीट्स जो होती हैं वो लिमिटेड होती है। जैसे पहले 2 कैंडिडेट ने एक ही सुपरवाइज़र का नाम ले लिया और वो सुपरवाइज़र उन्हें मिल गया, और थर्ड स्टूडेंट ने भी उसी सुपरवाइज़र का नाम भरा हुआ है, लेकिन अब उस सुपरवाइज़र के पास वो सीट नहीं है, तो उसको दूसरी प्रेफ़रेंस का सुपरवाइज़र दिया जाएगा। तो ऐसे होती है सुपरवाइज़र अलॉटमेंट। लेकिन कई बार क्या होता है, एक क्लास के स्टूडेंट एक ही सुपरवाइज़र का नाम लिख देते हैं एज़ ए फर्स्ट प्रेफ़रेंस में। तो कई सुपरवाइज़र को थोड़ा इससे ईगो हर्ट हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, चिट बेस्ड सिस्टम होता है। मतलब हर सुपरवाइज़र के पास जितनी सीट्स हैं उतनी चिट बना दी जाएंगी और फिर स्टूडेंट को बुलाया जाएगा और उनसे चिट निकलवाई जाएगी। तो जिस स्टूडेंट के पास जिस भी सुपरवाइज़र के नाम की चिट जाती है वो उसको अलॉट हो जाते हैं। तो ये होता है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, और कई यूनिवर्सिटी में होता है ये सेकंड सेमेस्टर के बाद। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आप फर्स्ट ईयर में जैसे ही एडमिशन लेते हो आपसे सुपरवाइज़र सिलेक्शन पूछा जाता है। तो इस केस में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? इस केस में स्टूडेंट को अपने सीनियर से पूछना चाहिए कि कौन सा सुपरवाइज़र अच्छा है। अच्छा इन द सेंस किसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो सकती है। कुछ स्टूडेंट रिसर्च करना चाहते हैं तो वो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा गाइड या सुपरवाइज़र अच्छी रिसर्च करता है, पब्लिकेशन अच्छी निकालता है, या अपने स्टूडेंट का नाम देता है या नहीं देता है एम फार्मेसी के। या कुछ जो स्टूडेंट अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो पूछ सकते हैं कि क्या कोई सुपरवाइज़र है जो टोटली रिलैक्स हो, जो इतना काम ना करवाता हो, ना बर्डन डालता हो, सो दैट कि उनको दूसरे काम करने का टाइम मिल सके। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई भी अगर प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो आपका सुपरवाइज़र ही आपको अच्छा प्रोजेक्ट दिला सकता है, क्योंकि मैंने कई कंपनीज़ के इंटरव्यू देखे हैं, चाहे वो कोर ब्रांच से हो या नॉन कोर ब्रांच से हो। उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि ओके आपने एम फार्मेसी में कौन सा प्रोजेक्ट किया, आपने अपने प्रोजेक्ट से क्या क्या लर्न किया, क्या आपकी कोई पब्लिकेशन है। वो देखते हैं कि स्टूडेंट में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। तो आपका प्रोजेक्ट बहुत मैटर करता है, इसलिए आपको सुपरवाइज़र भी वो सिलेक्ट करना चाहिए जो रिसर्च आर्टिकल के बारे में आपको समझा सके, रिसर्च क्या होती है वो समझा सके, और आपका किसी पब्लिकेशन और रिव्यू आर्टिकल में आपका नाम दे सके। तो लेकिन आप ये कैसे चेक कर सकते हो? एक तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, और दूसरा आप खुद भी ऑनलाइन चेक कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये एक मैंने वेब पेज खोला हुआ है नाइपर मोहाली के एक फैकल्टी का, जिनका नाम है जॉयदेव के लाहा। तो यहाँ पे करंट मेंबर में, ग्रुप मेंबर में डिफरेंट स्टूडेंट, उनके पीएचडी, पोस्ट डॉक या एमफार्म के स्टूडेंट के नाम दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे नाम चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से एक नाम पिक कर लेता हूँ, इंदुरथी हरीश कुमार।
तो अब मैं देखता हूँ क्या इंदुरति हरीश कुमार का किसी भी इनके रिसर्च आर्टिकल में नाम है या नहीं। तो अब ग्रुप मेंबर के बाद मैं पब्लिकेशन पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उनकी पब्लिकेशन आ जाती है और 67 नंबर पे आप देख सकते हैं कि हरीश कुमार इंदुरथी का इन्होंने नाम दिया हुआ है। इससे इस स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होगा, ये स्टूडेंट फ्यूचर में जब भी इसका पीएचडी के लिए इंटरव्यू होगा तो ये बता सकता है यस इसके पास रिसर्च आर्टिकल है, जिससे इसकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। या कोई भी मेडिकल राइटिंग की जॉब होगी उसमें भी बता सकता है कि यस मैंने कोई रिसर्च आर्टिकल लिखा है या रिव्यू आर्टिकल लिखा है और ये रहा प्रूफ उसका। तो इसका एक अलग ही इम्पैक्ट जाता है। और ऐसे ही मैं आईआईटी बीएचयू का भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ गाइड दे रखे हैं तो यहाँ पे मैं इनकी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसर्च पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि ये मेडिसिनल केमिस्ट्री, फ्लोरेसेंट केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में काम करते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये भी दिखा देगा कि करंट लैब मेंबर कौन से हैं। तो इनके यहाँ एम फार्मेसी के जो मेंबर हैं पपीता कोहली, पुलकित अस्ती, कोमल और हेमलता। अब इनकी मैं रिसर्च पे जाऊँगा, कौन कौन सी रिसर्च में क्या इनका नाम दिया है या नहीं दिया है। तो पब्लिकेशन पे मैं गया तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि पुलकित अस्ती का नाम दिया हुआ है 2 पेपरों में। तो इसका ये मतलब है कि ये अपने एम फार्म स्टूडेंट का नाम देते हैं। और साथ ही साथ मैं ये 2019-20 में भी देख सकता हूँ कि पपीता कोहली का भी नाम दिया हुआ है। तो ये अपने एम फार्म स्टूडेंट का नाम पब्लिकेशंस में देते हैं। तो इस बेसिस पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रिसर्च कौन सी फील्ड में करते हैं, क्या आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं। तो ये सब फैक्टर आपको कंसीडर करने चाहिए ड्यूरिंग गाइड सिलेक्शन। तो आप ये क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं गाइड सिलेक्शन का। नंबर 1 कि आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं एंड नंबर 2 आप उनका वेब पेज चेक कर सकते हैं कि क्या वो रेगुलरली पब्लिकेशन करते हैं या नहीं, क्या वो अपने एम फार्म के स्टूडेंट का नाम देते हैं या नहीं। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जो सुपरवाइज़र होते हैं वो एम फार्म वाले स्टूडेंट से बहुत काम करवाते हैं, लेकिन जब पब्लिकेशन में नाम देने की टर्न आती है तो या तो वो नाम नहीं देते या फिर वो क्या करते हैं कि अपने पीएचडी स्टूडेंट को नाम दे देते हैं उसकी जगह। तो गाइड सिलेक्शन बहुत मैटर करती है फॉर योर प्लेसमेंट, फॉर योर फ्यूचर, फॉर पब्लिकेशन और एनीथिंग। और आपको ये बात बता दूं कि जो एम फार्म में आपका जो रिसर्च सुपरवाइज़र बनता है इसके साथ आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहते हैं। तो कई बार आपको रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर में, चाहे वो पीएचडी के लिए हो या पोस्ट डॉक के लिए। तब आप सोचते हो कि ये आपको रिकमेंडेशन देने वाला मिल जाए, तो उस समय आप याद करते हो आपका या तो पीएचडी सुपरवाइज़र दे दे या आपका एम फार्म सुपरवाइज़र। और मोस्टली 3 रिकमेंडेशन मांगी जाती है। तो उस केस में हमेशा आपको अपना एम फार्म सुपरवाइज़र ज़रूर याद आता है। तो इसलिए एम फार्म सुपरवाइज़र आपका अच्छा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, किसी भी टाइम आपको रिकमेंडेशन देने वाला होना चाहिए और आपको रिसर्च आर्टिकल और पब्लिकेशन और आपके करियर के लिए प्रॉपर गाइडेंस देने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो कि एम फार्मेसी में क्या होता है, क्या आपको टाइम मिलता है दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने का या पैशन फॉलो करने का, और गाइड का कितना रोल होता है और गाइड सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।